अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक बेटा, सेकंड ईयर केमिस्ट्री। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हो? खैर खैरियत से हो? कैसी लग रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्टअप? वैसे अभी भी आपने कोई नई चीज़ नहीं पढ़ी, अभी भी कुछ नहीं नया पढ़ा, क्योंकि आपने जो पेकुलर बिहेवियर और जो करैक्टरिस्टिक्स वगैरह पढ़ी हैं तो वो तो हमने पहले भी डिस्कस की थी। उसके बाद हमने वो कोल और वो जो नेचुरल गैस और पेट्रोलियम वाला टॉपिक पढ़ा है, तो ये मुझे याद है आपने मैट्रिक में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। सोर्सेज थे ना बेसिकली उसके, नेचुरल सोर्सेज। उसके बाद जनाब आपने क्या पढ़ा है, वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जो उसके कंपोनेंट्स हमें हासिल होते हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो मैंने आपको बताया था कि वो टॉपिक आपने अगर आपके पास मैट्रिक की बुक पढ़ी हो ना तो उसमें ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है, उसमें मतलब उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे चूँकि काइंड ऑफ रिपीट हो रहा है वो, तो इसलिए हमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है ना तो इसी तरह टेबल बना के आपने इसी तरह से लिख देना बस, कोई इसमें यानी साइंस लड़ाने की बात ज़रूरत नहीं है। और अगर हेडिंग्स बना के लिखें, यानी लाइक आप पहले हेडिंग्स बना दें कि जी नेचुरल गैस, और नेचुरल गैस के नीचे उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका कार्बन की रेंज और उसके यूजेस लिख दें, तो ऐसे भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो टेबल वाला एक्चुअली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बुक में उसने ऐसे बनाया हुआ है और उसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई, तो इसलिए टेबल वाला भी चल सकता है। अगर हेडिंग करना चाहते हैं तो वो कर लें, जैसे आप लोगों को आसानी लगती है वैसे आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें। अच्छा, एक सिर्फ मैं बात बताना चाह रहा था, बल्कि एक्चुअली आपको रिमाइंड करवाना चाह रहा था। वो क्या था उसमें कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हो क्या रहा था भला? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उसमें क्या था, आपको याद होगा कि इस तरह करके एक कॉलम था, इस तरह करके एक कॉलम था, और इस कॉलम में यहाँ से क्रूड ऑयल को हीट करके इंजर्ट किया जा रहा था। यहाँ से क्रूड ऑयल, इसको करते थे हीट, टेम्परेचर इसको देते थे, जब टेम्परेचर देते थे तो बॉयल होता था। अराउंड 400 to 450 डिग्री सेंटीग्रेड इसको टेम्परेचर देते हैं। इसमें जो इसके वेपर्स बने थे, इसको आपने इंसर्ट किया था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में, जिसको इसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। तो ये सारी बातें मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है इसको बोर्ड में बनाने की। अगर वो पूछ लेता है, पेपर में आ जाता है, ये करने कराने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने सिर्फ वो टेबल बनाना है, हेडिंग्स बना लें, टेबल बना लें, जैसे मर्जी कर। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि आपको एक बार कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। क्या था उसमें कि यूं करके आपने क्रूड ऑयल को हीट अप किया था अराउंड 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यहाँ पे प्रेशर हमने लेस किया हुआ था, लेस प्रेशर था यहाँ पे, अराउंड करीब करीब वैक्यूम के करीब होता है प्रेशर। वैसे इसकी रीज़न भी आपको अगर याद हो तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है कि हमें प्रेशर कम करने का फ़ायदा क्या होता है। अच्छी बात है, मुझे खुशी होगी अगर आपको याद हो तो। प्रेशर कम करने से वो उसकी जो बॉइलिंग है वो जल्दी हो जाएगी। अगर मिसाल के तौर पे वैसे उसने टेम्परेचर लेना है ना 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अगर हम प्रेशर कम कर देंगे, मिनिमम कर देंगे, लाइक वैक्यूम क्रिएट कर देंगे इसके अंदर, इस कॉलम के अंदर, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। फर्स्ट ईयर में पढ़ा आपने ये, ओके जी। जब आपने इसके अंदर वेपर इंसर्ट किए थे तो ये वाला जो एरिया था, ये ऑब्वियसली यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा था, क्यों? अब इसके अंदर कॉलम के अंदर टेम्परेचर नहीं दिया हुआ, लेकिन चूंकि यहाँ से गर्म इसके स्टीम्स के इसके वेपर्स आ रहे हैं तो ये एरिया गर्म है। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ एरिया ठंडा होता जा रहा है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि चूंकि आपने स्टीम इसके वेपर्स इंसर्ट किए थे तो शुरू का एरिया गर्म था, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जाएंगे तो ठंडा होता जाएगा। तो यहाँ पे फिर ट्यूब्स लगा के, कॉलम लगा के यूं ऐसे हम क्या कर रहे थे, जो स्टीम, जो वेपर्स आए थे यहाँ से, बार बार मैं स्टीम कहे जा रहा हूँ, स्टीम नहीं कहना इसको क्योंकि स्टीम का वर्ड हम वाटर के लिए यूज़ करते हैं। इसके जो वेपर्स आए थे ये आहिस्ता आहिस्ता जब ऊपर जा रहे थे, ये कूल डाउन हो रहे थे। जब ये कूल होते थे तो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, यहाँ पे
यहाँ पे इसको फिर हम यहाँ से पाइप्स के ज़रिए कलेक्ट कर लेते थे। ये तरीका था, याद आया? तो हमारे पास जो फ्रैक्शन थी वो ये, इसको बेसिकली फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? हिस्से, टुकड़े, यूं करके इनको फिर कलेक्ट कर लिए। अब इसमें क्या होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, लाइक नेचुरल गैस, वो सबसे ऊपर मिल जाएगी हमें। उसके बाद उसमें नेफ्था आ जाएगा, फिर जनाब अली गैसोलीन आ जाएगी, फिर पेट्रोल आ जाएगा उसके अंदर, गैसोलीन के अंदर फिर डीजल आ जाएगा, जेट फ्यूल वगैरह आ जाएगा। यूँ करके सेपरेशन की जाती है। ठीक है, बस ये कंसेप्ट ज़हन में रखें, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुक में नहीं है तो फिर फ़ायदा नहीं है उस तरह से टाइम ज़ाया करने का उसके ऊपर। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक आज का जनाब अली शुरू करते हैं, और वो है क्रैकिंग। आज इंशाल्लाह ताला 2 टॉपिक करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे से हैं ये दोनों, क्रैकिंग और रिफॉर्मिंग। क्रैकिंग का मतलब क्या होता है? क्रैकिंग का वर्ड आप कहाँ पे यूज़ करते हैं नॉर्मली? क्रैकिंग का मतलब किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करना, तोड़ना। कहते हैं ना जी इसमें क्रैक पड़ गया, होता है ना कि जी ये जनाब इसमें तरेड़ आ गई है, इसमें क्रैक आ गया। उसका क्या मतलब कि जी वो टूट गया। मामला एक्चुअली ये है कि अभी जो मैंने फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कॉलम बनाया और जो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन हमने की, अगर हम उसके मुताबिक चलें ना, तो हमें जो गैसोलीन का पोर्शन है, जो पेट्रोल का पोर्शन है, गैसोलीन और पेट्रोल एक ही बात है। पाकिस्तान में इसको पेट्रोल कहा जाता है, यूरोपियन और अमेरिकन साइड पे इसको यूजुअली गैसोलीन कहते हैं, गैस के तौर पे वो कहते हैं। तो वो मतलब एक ही है, उससे कंफ्यूज नहीं होना। तो इसमें गैसोलीन का जो पोर्शन है, जो पेट्रोल का पोर्शन है, वो तो बड़ा कम है। ये हमें मिलता है कोई पूरे क्रूड ऑयल में से अराउंड 20% के करीब गैसोलीन मिलती है हमें बस। इसके अलावा हमें क्या मिलता है? इसके अलावा हमें बाकी नेचुरल गैस और एसफॉल्ट और बाकी जनाब पेट्रोल, वो डीजल और जेट फ्यूल और कैरोसिन, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब मामला ये है कि बाकी चीज़ों का तो इस्तेमाल इतना नहीं है, हमें पेट्रोल की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पेट्रोल तो किसी भी मुल्क की इकॉनमी में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा होता है। अगर आपके गैसोलीन के रेट्स बढ़ें तो मुल्क में महंगाई होती है, और इसी तरह अगर उसके रेट्स कम हो या कंट्रोल्ड हो तो मुल्क में ये नहीं चीज़ें सस्ती होती हैं। बड़ा डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है, और इसके बगैर हमारा गुजारा भी नहीं। हज़ारों हमारी बाइक्स, लाखों बल्कि कहना चाहिए, बल्कि करोड़ों कहना चाहिए कि बाइक्स और गाड़ियाँ और ये मूवमेंट और ट्रांसपोर्टेशन के सारे ज़राए ये पेट्रोल के ऊपर डिपेंड है। तो हमें जो पोर्शन मिला वो तो बड़ा कम है। फिर हमारे पास इसका एक तरीका है, वो तरीका ये है कि क्यों ना हम यूं करें कि मिसाल के तौर पे मुझे लेट से एक हायर हाइड्रोकार्बन मिला है, मिसाल के तौर पे C16H14। आपने कल पढ़ा ना, C1 से C4, फिर C5, फिर C6, फिर C7 से 8, फिर C11, 12 में क्या होता है, फिर 13 से 18 क्या है, वो सारा कुछ पढ़ा ना। मिसाल के तौर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, C16 मिसाल के तौर पर मुझे मिला, तो क्या हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम इस हायर हाइड्रोकार्बन को जो C16 में मुझे मिला है, जो जा रहा था उसकी रेंज में, क्या नाम है उसका, पेट्रोल, उसकी लुब्रिकेंट्स की और वैक्सेस की रेंज में जा रहा है, तो क्या हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम इसको तोड़ के इसमें से मजीद C8 हासिल कर लें? लेकिन लॉजिकल है ना बात। इसको C16 को कार्बन 16, C16 का क्या मतलब, मैंने आपको कल बताया था ना कि उसमें 16 कार्बन लगे होंगे, यूं कार्बन 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 16 कार्बन लगे होंगे ऐसे। तो अगर हम ऐसा कोई तरीका निकालें कि हम जनाब इसको करें ब्रेक डाउन और इसमें से C8 हासिल कर लें, जो कि हमारे लिए बड़ा खुशी का बाइस होगा। C8 तो बड़ी बेहतरीन चीज़ है, हाई ऑक्टेन है C8, बात करेंगे इंशाल्लाह ताला हाई ऑक्टेन क्या है। C8 तो बड़ी बेहतरीन चीज़ है, हमारी ज़रूरियात भी पूरी होंगी और पेट्रोल का मामला जो है वो भी पूरा हो जाएगा। तो फिर हमारे पास तरीका है, ठीक है ना जी। साइंस और केमिस्ट्री फिर आपकी ऐसे मदद करती है। हमारे पास तरीका है, हमारे पास एक्चुअली 3 तरीके हैं। अच्छा, इसमें ना एक जनरल सी इक्वेशन है, ये जो लिखी हुई है पेज नंबर 122 पे, जो ऊपर वाली इक्वेशन जनरल सी इक्वेशन है कि जनाब आप इसको ब्रेक डाउन करके
C16 H14 को ब्रेक डाउन करें आप, और इसको जनाब ये मिसाल के तौर पे CH2 और जनाब मीथेन की कुछ बना लें साथ में यूं, CH3 CH2 CH2 CH3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर। मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, मैं सिर्फ कार्बन नंबर पूरे कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा। CH2 CH3 कितने हो गए? 16 पूरे करने थे मैंने, 2 और 6 ये 3 लगा हुआ ना 7, तो 6 ये 6 और 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अभी भी एक बच गया। इसको कर लेता हूँ, ये लो। मैंने कुछ भी नहीं किया, परेशान नहीं होना। मैंने क्या किया है, मैंने कहा है कि मैंने एक लॉन्गर चेन को, एक हायर कार्बन वाली चेन को, जैसा कि C16 है, इसको मैंने ब्रेक डाउन किया है। एंड व्हेन वी ब्रेक इट डाउन तो हमें मुख्तलिफ पोर्शंस, मुख्तलिफ फ्रैक्शंस, उसके पार्ट्स मुख्तलिफ मिलते हैं, जिसमें से एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये लिख दिया है, ये 8 कार्बन की चेन है तो इसको कहते हैं ऑक्टेन, ये स्ट्रेट चेन है इसको कहते हैं एन ऑक्टेन। ठीक हो गया। इसी तरह मुझे यहाँ पे इथीन मिल गए हैं, इसी तरह यहाँ पे मुझे इथेन के 2 मॉलिक्यूल मिल गए। कुछ भी लिख सकते हैं बुक में, अगर थोड़ा सा डिफरेंट भी हो तो खैर है, कोई बात नहीं। क्लियर होगी जी बात? ये हमें इसमें से पोर्शंस मिल जाते हैं। अब देखें ना, इसमें मेरे काम की चीज़ निकल आई, ये जो ऑक्टेन है ये हमारे काम की चीज़ है। इसी तरह ये इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, ईथीन इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री में, आप पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह ताला 8वें चैप्टर में जाके। तो ये बेसिकली तरीका है। अब ये ब्रेक डाउन क्रैक करने के तरीके क्या हैं? क्रैक करने के 3 तरीके, ये तो जनरल इक्वेशन बताइए ना अभी मैंने, तो अब क्रैक करने के तरीके हैं क्या? क्रैकिंग करने के कौन से तरीके हैं? क्रैकिंग करने के जनाब अली हमारे पास 3 तरीके। वो तरीके क्या हैं? वो हैं देखें जरा, थर्मल डीकंपोजिशन, कैटालिटिक डीकंपोजिशन और स्टीम डीकंपोजिशन। आप इसको कैसे, थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग, स्टीम क्रैकिंग। मुश्किल है कोई इसमें बात? 3 वर्ड है, 3 नाम है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है ये। अगर नोट आ जाता है इसके ऊपर, क्रैकिंग के ऊपर, तो पूरे का पूरा आपने ये क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है। अच्छा जी, क्रैकिंग की डेफिनेशन, बल्कि ये भी इसको एक बार देख ले चलें बुक से, पेज नंबर 122 पे जो फर्स्ट पैराग्राफ की 4th लाइन है उसमें देखें जरा, इट इज डिफाइंड एज ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। ये कल मैंने बात की थी कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, जैसे जैसे उसका नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता जाता है। देखें ना, एक चीज़ हल्की है, मिसाल के तौर पर आप पेट्रोल को, आधा गिलास पेट्रोल हो या थोड़ा सा पेट्रोल हो, उसको ज़मीन पे फर्श पे कहीं फेंकें, आप 5 मिनट बाद देखेंगे सारे का सारा पेट्रोल गायब होगा, उड़ गया होगा, इवेपोरेट हो जाएगा सारा। लेकिन आप डीजल को फेंकें, डीजल उस तरह से इवेपोरेट नहीं होगा। और अगर आप मोबिल ऑयल को फेंकें, जो कि इंजन ऑयल होता है, वो तो बिल्कुल ही नहीं होगा। क्यों? कार्बन नंबर इंक्रीज हुआ है, कार्बन नंबर इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। तो यही कह रहा है क्रैकिंग की डेफिनेशन में कि हम क्या करते हैं कि कार्बन नंबर, हायर कार्बन नंबर्स को, जो कि हायर बॉइलिंग पॉइंट भी रखते हैं ऑब्वियसली, तो उनको हम ब्रेक डाउन करते हैं बिटवीन अमंग द, टू गेट द स्मॉलर पोर्शंस, लोअर कार्बन नंबर और उनका लो बॉइलिंग पॉइंट। उनका क्या तरीकेकार है? 3 तरीकेकार, थर्मल, कैटालिटिक, स्टीम। नाम से भी तो जाहिर है। इसमें क्या कर रहे होंगे? हीट के जरिए। इसमें क्या कर रहे होंगे? कैटालिस्ट इन्वॉल्व होगा। इसमें क्या कर रहे होंगे? स्टीम इन्वॉल्व होगी। कोई मुश्किल है इसमें? सिंपल सी 2-3 बातें हैं इसमें से याद रखने वाली, बाकी जुमला और पैराग्राफ आप खुद बना सकते हैं। अब जो थर्मल कैटालिस्ट होती है ना, क्रैकिंग, ये ज़रा हाई टेम्परेचर पे होती है, हाई
टेम्परेचर, इसके लिए हाई प्रेशर भी चाहिए, हाई प्रेशर। बुक में उसने नहीं लिखा टेम्परेचर और इसका क्या नाम है प्रेशर की रेंज, लेकिन मैं आपको वैसे इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि ये करीब 700 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में होता है, 600 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में कह सकते हैं आप, और साथ कोई 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक इसमें देना पड़ता है हमें। बस इतनी सी बात। उसमें मिलता क्या हमें, इसमें हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मिल जाते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि व्हाट आर, ये नज़र आ रहा है ना, अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं क्या। आपने कल के लेक्चर में इंशाल्लाह ताला बड़े तफसील से इसके ऊपर बात होगी, इसकी क्या उसको बोलते हैं ब्रांचेस के ऊपर और इसकी टाइप्स के ऊपर मुकम्मल तौर पे, इसलिए आज इसके ऊपर वक्त नहीं लगाते। आप सिर्फ एक लफ्ज़ फ़िलहाल के लिए जहन में रख लें, वो क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हमें इसमें क्या मिलता है, वी यूज़ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, और टेम्परेचर मैंने अप्रॉक्सीमेटली बता दिया आपको कितना होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है बोर्ड में, लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया मैंने कि ये इतना टेम्परेचर होता है, इतना प्रेशर होता है, और what we get actually in by this process we get unsaturated hydrocarbons। ठीक हो गया। स्टीम कैटालिटिक में क्या होगा, अब नाम से जाहिर है पहली बात तो ये ऑब्वियसली। फिर आप ये देखें ना कि व्हेन यू आर यूजिंग द कैटलिस्ट, तो क्या होगा कि हमारा कैटलिस्ट इस्तेमाल करने का मकसद क्या होता है कि यहाँ पे जो मुझे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की जो कंडीशंस देनी पड़ रही हैं, मैं इसको अवॉइड कर लूँ। कैटलिस्ट इस्तेमाल करने का, कैटलिस्ट यूज़ करने का तो फ़ायदा तभी है ना। तो इसमें कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं, वो क्या होते हैं, सिलिका, एल्यूमिना, ये कैटलिस्ट इन्वॉल्व होते हैं इसमें। ये कैटलिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, फिर टेम्परेचर ऑब्वियसली कम हो जाएगा। कैटलिस्ट इस्तेमाल करने का फ़ायदा तो तभी है कि अब टेम्परेचर कम यूज़ करना पड़े। तो टेम्परेचर इसका होता है कोई 500 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब, प्रेशर भी इसका नीचे आ जाता है और वो आ जाता है कोई 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के करीब। इससे प्रोडक्ट क्या मिलती है, इससे हमें हाई ऑक्टेन नंबर मिलता है। ऑक्टेन नंबर क्या है, ये अगले टॉपिक में बात होगी, आज ही होगी, क्लियर होगी बात। इतनी सी बात इंफॉर्मेशन के लिए रखें जेन में। क्या कैटालिटिक जब हम कर रहे हैं क्रैकिंग, इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, नाम से भी जाहिर है कि इसमें कैटालिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। कैटालिस्ट कौन से, बेसिकली सिलिका और जो एल्यूमिना है, इनका मिक्सर इस्तेमाल, जियोलाइट शायद आपने नाम सुना हो, जियोलाइट इस्तेमाल होते हैं इसके लिए। एल्यूमिना और सिलिका का मिक्सर इस्तेमाल होता है, कम्प्लेक्स होता है ज़रा उसका स्ट्रक्चर। तो इसके लिए ऑब्वियसली फिर टेम्परेचर हमें कम दे लेंगे, हमारा यहाँ पे बचत हो जाएगी एनर्जी की। 500 के करीब टेम्परेचर आ जाता है, 2 एटमॉस्फेरिक के करीब इसका प्रेशर आ जाता है, एंड व्हाट वी गेट हाई ऑक्टेन नंबर। इसका जब ब्रेक डाउन होने से जो हमें जो फ्रैक्शंस मिलते हैं उनमें वी गेट हाई। ऑब्वियसली होंगे और भी होंगे टुकड़े और भी, लेकिन मोस्टली और मैक्सिमम हमें क्या मिलता है, हाई ऑक्टेन नंबर के जो कार्बन चेन है वो मिलती है। ऑक्टेन नंबर मतलब 8 बोला। नेक्स्ट क्या है, अब स्टीम में क्या होगा, इसमें स्टीम के साथ मिक्स करते हैं इसको, इसमें स्टीम के साथ मिक्स करते हैं और कोई 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको टेम्परेचर दिया जाता है, और इसके नतीजे में हमें मिलता क्या है, इसके नतीजे में हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। बस कोई मुश्किल बात है इसमें, जहन में रख लें। और दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, क्रैकिंग का मकसद क्या था, क्रैकिंग का मतलब क्या था कि हायर कार्बन नंबर को, हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट्स, कार्बन नंबर ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा, हायर कार्बन नंबर जो चेन्स हैं और हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट्स, हम उनको ब्रेक डाउन करते हैं, उनको क्रैक डाउन करते हैं, एंड व्हाट वी गेट लोअर कार्बन नंबर्स हैविंग लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स। और बाय व्हाट मीन्स, क्या तरीके इस्तेमाल करते हैं हम, 3 तरीके हो सकते हैं, या तो वो हो सकती है थर्मल क्रैकिंग, या हो सकती है कैटालिटिक क्रैकिंग, या हो सकती है स्टीम क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग का क्या मतलब है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर इस्तेमाल करेंगे, 600 to 700 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेशर, मिलता क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं।
कैटालिटिक में क्या है, कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा, जब कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, 500 के करीब टेम्परेचर, प्रेशर भी कम, मिलता क्या है, हाई ऑक्टेन नंबर। ये मोस्टली जो प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्री में वो ये वाला इस्तेमाल किया जाता है, कैटलिस्ट वाला। इसकी दो वजूहत हैं, एक कि हमें एनर्जी नहीं ज़्यादा पुट करनी पड़ी, कैटलिस्ट से काम हो गया, लोअर एनर्जी पे काम हो गया। दूसरा, इसकी जो प्रोडक्ट है ये हमें मोस्ट डिज़ायरेबल प्रोडक्ट होती है। तीसरी क्या है, स्टीम, इसको एयर के साथ, ये नहीं सॉरी एयर कह रहा हूँ, वाटर के साथ उसको हाई टेम्परेचर पे स्टीम के साथ मिक्स करके इस्तेमाल किया जाता है। उसकी क्रैकिंग करते हैं अराउंड 900 डिग्री सेंटीग्रेड और उसमें मिलता क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये तो हो गई बात सिंपल सी इनके बारे में। इसके अलावा भी हमें कुछ प्रोडक्ट्स और भी मिलती हैं लाइक बेंजीन, ईथर, एथानॉल वगैरह, इस तरह की चीज़ें भी बीच में से हमें मिलती हैं जो कि इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स पे। एक नज़र इसको देख लेते हैं। मेरा ख्याल है कोई चीज़ रह नहीं गई है। अब आपने सिर्फ याद रखने वाली चीज़ें इसमें क्या हैं कि ये पॉइंट्स, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, कौन सी चीज़ कहाँ इस्तेमाल हो रही है, अगर ये पॉइंट्स याद होंगे तो बाकी जुमला बना के, पॉइंट बना के वो तो आप खुद भी लिख सकते हैं, मुश्किल वाली इसमें बात कोई नहीं है। नीचे वाले पैराग्राफ में एक छोटी सी बात उसने वही की है कि ईथीन और प्रोपीन वगैरह, बेंजीन वगैरह, ये सारा कुछ हमें प्रोडक्ट हासिल होती हैं। इनके भी फ़िलहाल नाम याद रखें, ईथीन, बेंजीन, प्रोपीन वगैरह। आपने अगले 6 चैप्टर इन्हीं चीज़ों को भी पढ़ना है बड़ी तफसील के साथ। ठीक हो गया जी, यहाँ पे ये टॉपिक हुआ ख़त्म, क्रैकिंग वाला। और टाइम अभी हमारे पास है तो नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा कर लेते हैं साथ में, कोशिश करते हैं मुकम्मल हो जाए। वो भी है छोटा सा वो भी, लेकिन वो भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, रिफॉर्मिंग। व्हाट इज रिफॉर्मिंग? रिफॉर्मिंग क्या होती है जनाब? एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। नाम से क्या लगता है? नाम से क्या लगता है? रीफॉर्म। फॉर्म मतलब किसी चीज को बनाना, री मतलब दोबारा, रीफॉर्मिंग का मतलब किसी चीज को दोबारा बनाना, ये मतलब बनता है। स्पेसिफिकली रिफॉर्मिंग का जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम, वो इस्तेमाल करते हैं टू इंक्रीज द ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन। क्या कहा है मैंने? रिफॉर्मिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी इंक्रीज द ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन। अब यहां पे बात आती है कि भाई साहब ये ऑक्टेन नंबर क्या है? गैसोलीन का तो आपको पता है, पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर। आप अगर कभी पेट्रोल स्टेशन पे तो यकीनन गए होंगे और पेट्रोल भी बिल्कुल लिया होगा, सुपर का यूजुअली हम डलवाते हैं पेट्रोल, लेकिन आपने यकीनन देखा होगा कि पेट्रोल स्टेशन पे ही एक अलग से जैसे कि आपको सुपर का पेट्रोल और डीजल का पेट्रोल मिल रहा है आपको, इसी तरह एक वहाँ पे जो पोर्शन होता है वो बना होता है हाई ऑक्टेन के लिए, उसके ऊपर लिखा होता है हाई ऑक्टेन। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो हाई ऑक्टेन की कीमत ज़्यादा होती है। अगर नॉर्मल पेट्रोल आपका कोई 100 रुपये का लीटर मिल रहा ना, तो हाई ऑक्टेन आपको कोई 125 या 30 रुपये लीटर मिल रहा होगा, उसका रेट ज़्यादा होगा। हाई ऑक्टेन है क्या बेसिकली? कल हमने ये बात की थी कि पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए, पेट्रोल के लिए, गैसोलीन के लिए जो हमारे पास कार्बन की जो रेंज है वो है कोई C7 से लेके C8 तक। इसमें किसी हद तक C9 भी आता है। C7 से लेके C9 तक का रेंज इस्तेमाल होती है इसमें पेट्रोल में। तो मैं आपको एक लफ्ज़ में बताता हूँ, वो ये कि C8 वाला जो पेट्रोल है ना, C8 यानी C8 का मतलब क्या है? जिसमें कार्बन नंबर कितना है? 8। दैट इज द बेस्ट पेट्रोल फॉर योर कार, फॉर योर व्हीकल। C8 का पोर्शन, बात अब समझे जरा गौर से। आपको जो पेट्रोल दिया जा रहा है
उसमें C8 का पोर्शन जितना ज़्यादा होगा, C8 जितना ज़्यादा होगा उतनी उसकी कीमत भी ज़्यादा होगी, उतना वो हाई क्वालिटी भी होगा। बात समझ आ रही? C8 का। अब C8 की दो बातें देखें ज़रा। C8 का क्या मतलब है कि कार्बन नंबर 8 हो, एक कार्बन, बल्कि इधर बनाता हूं, C8 का क्या मतलब है? एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। 8 पूरे हो गए, 4 और 4 8। कार्बन बॉन्ड कितने बनाता है? कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। इसके आगे आके लगता क्या फिर? CH3 यानी कि हाइड्रोजन के साथ पूरे हो जाएंगे। अब कार्बन ने यहां पे कितने बॉन्ड बनाए हुए? 3 हाइड्रोजन लगे, एक कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है। इसी तरह कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड, इधर भी कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन के पास हाइड्रोजन कितने होंगे? 2 2 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। ये हो गया। 8 कार्बन को कहते हैं ऑक्टेन, N ऑक्टेन। इसको मैंने N क्यों कहा है? क्योंकि नॉर्मल है, ब्रांच्ड नहीं है। अभी देखेंगे कि ब्रांच और स्ट्रेट चेन क्या होते हैं। ये क्या है? नॉर्मल ऑक्टेन है, सिंपल ऑक्टेन है, चेन है जिसमें 8 कार्बन मौजूद है, कोई ब्रांच नहीं। ये पोर्शन अगर C8 का पोर्शन हो पेट्रोल में ज्यादा तो ये अच्छी बात है। अब अगली बात सुने। अब आते हैं ऑक्टेन नंबर क्या है। सिर्फ C8 का होना काफी नहीं है, यानी कि N ऑक्टेन, ये जो आपके सामने बनाया है, N ऑक्टेन का होना काफी नहीं है। ऑक्टेन नंबर का जो स्पेसिफिक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है ना, वो इस्तेमाल किया जाता है कि इसमें कितना ब्रांच्ड कार्बन है। एक्सपेरिमेंट्स के साथ, इस्तेमाल करने के साथ हमें यह पता चला है कि इंजन के लिए जो बेस्ट है वो पेट्रोल, वो C8 हो, लेकिन वो C8 इन द फॉर्म ऑफ ब्रांचेस हो, ऐसे ना हो, स्ट्रेट चेन ना हो। अब ब्रांचेस जब इसके बनाते हैं ना तो हमें यह पता चलता है कि एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 कार्बन। यहां पे अगर मैं एक CH3 लगाऊं और एक CH3 लगाऊं यहां पे, इसी तरह एक CH3 लगाऊं यहां पे, कार्बन नंबर कितने हैं इसमें? हाइड्रोजन, ये मैंने बॉन्ड पूरे कर दिए, ठीक है। कार्बन नंबर कितने हैं इसमें? 5 और 1 2 और 3, यानी कि इसमें कार्बन नंबर क्या हो गया? 8। 8 कार्बन पूरे हो गए, तो है तो ये ऑक्टेन ही। अब बात को समझिए जरा, है तो ये ऑक्टेन ही। 8 कार्बन की चेन को क्या कहते हैं? ऑक्टेन। ये इंशाल्लाह ताला हम याद करेंगे, इसको रिपीट करेंगे पूरा, लेकिन फिलहाल टॉपिक के लिहाज से नहीं जरा। ये है 8 कार्बन और ये भी 8 कार्बन, लेकिन ये स्ट्रेट चेन है, इसको कहते हैं N ऑक्टेन। ये ब्रांच चेन है, इसको कहते हैं आइसो ऑक्टेन। आइसो ऑक्टेन इसका जनरल नाम है। इसका एग्जैक्ट नेम इसके रेफरेंस के लिहाज से जो बनता है वो है 2,2,4। 2 पोजीशंस के ऊपर 2 मिथाइल और उसके बाद 4 पोजीशन के ऊपर चौथा मिथाइल। 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ये इसका नाम। 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। बात समझ आ रही? अगर थोड़ी सी कोई कन्फ्यूजन रह भी रही ना नॉमेनक्लेचर के लिहाज से और इन चीज़ों के लिहाज से, मैं खुद ही उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि आपने आगे पढ़ना है, तफसील से पढ़ना है। तो उस वक्त अगर छोटी मोटी की चीज़ रह जाती है तो वो क्लियर हो जाएगी आगे जाके। अगर अभी नॉमेनक्लेचर पे और उस पर टाइम लगाना शुरू करूँगा तो फिर टॉपिक से हट जाएंगे और उसमें टाइम बड़ा वेस्ट होगा। इसका नाम है 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन और उसका स्ट्रक्चर बनता है ये बेस्ट पेट्रोल है, ये बेस्ट फॉर्म है हमारे गाड़ी के या बाइक के इंजन के लिए। अब अगली बात सुनो, जितना इसकी क्वांटिटी पेट्रोल में ज़्यादा होगी उतना हम कहेंगे कि इसका ऑक्टेन नंबर हाई है। ये जो स्पेसिफिक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है ना ऑक्टेन नंबर, वो अमाउंट ऑफ 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
अगर किसी पेट्रोल में किसी जगह पे सारे के सारे कार्बन इसी फॉर्म में 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन की फॉर्म में है, इसकी फॉर्म में एक भी नहीं है, इसके अलावा भी कुछ भी नहीं है, तो हम कहेंगे इसका ऑक्टेन नंबर 100 है। अब मेरा ख्याल है बात समझ आ जाएगी आपको। अगर सारे का सारा किसी जगह पे 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन हो तो हम कहेंगे कि इसका ऑक्टेन नंबर क्या है, 100 है। अब ऑब्वियसली जब इससे अमाउंट कम होना शुरू होगी तो हम उसका ऑक्टेन नंबर कम कहना शुरू कर देंगे। यूजुअली जो पाकिस्तान में पेट्रोल मिलता है ना, इसका जो सुपर है पेट्रोल, इसका कोई ऑक्टेन नंबर कोई 94-95 के करीब होता है, 94-95। बात समझ आ गई? यहाँ तक क्लियर होगी सारी बात। क्या मैंने कहा है, ये भी ऑक्टेन है, 8 कार्बन ही है, ये भी 8 कार्बन, लेकिन ये स्ट्रेट चेन है। इंजन के लिए एक्सपीरियंस से हमें ये पता चला है कि इंजन के लिए जो बेस्ट है वो ये है, इन द फॉर्म ऑफ आइसो ऑक्टेन, ब्रांच फॉर्म में हो। ब्रांच फॉर्म में हो तो ये हमारे लिए बेस्ट है। और इसको फिर हम कहते हैं कि ये क्या है, 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन, और इसी की प्रेजेंस को, इसी की अमाउंट को हम कहते हैं हाई ऑक्टेन। अब जो आप पेट्रोल डलवाते हैं ना हाई ऑक्टेन, वो बेसिकली उसमें इसकी अमाउंट ज़्यादा होती है, अराउंड 98-99 के करीब। हम कहते हैं जी इसका ऑक्टेन नंबर 98 है, इसका ऑक्टेन नंबर 99। व्हाट विल इट मीन कि इसका मतलब होगा कि इसमें 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन उतना ज़्यादा है। समझ आ गई बात की? अब एक सवाल पैदा होता है छोटा सा सवाल ये है कि हमें ऑक्टेन नंबर की ज़रूरत क्यों पेश आई है, हमें मसला क्या है? उसमें मामला ये है कि इसके लिए थोड़ा सा ना मुझे आपको बताना पड़ेगा कि गाड़ी की वर्किंग कैसे होती है, गाड़ी का इंजन कैसे काम करता है। देखें ज़रा, हर गाड़ी में, हर बाइक में एक सिलेंडर लगा होता है। एक सिलेंडर मैं मुहावरतन कह रहा हूँ, सिलेंडर एक्चुअली ज़्यादा होते हैं, ऐसे यहां पे लगा होता है उस सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन, इधर यूं करके, ये बाहर मैंने जनाबे अली एक बना दिया सिलेंडर और अंदर मैंने बना दिया ये पिस्टन। इधर से आता है फ्यूल और एयर का इनलेट, फ्यूल प्लस एयर, यूं करके, ये होता है एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट यहां पे वेल्व लगा होता है, यहां पे इधर, जो जरूरत के मुताबिक ओपन हो जाएगा। होता क्या है कि पहले ये जो क्या नाम है इसका पिस्टन, ये पिस्टन है, ये पिस्टन है, पिस्टन आता है नीचे, पिस्टन आता है नीचे। जब ये पिस्टन नीचे आता है ना तो ये वेल्व ओपन होता है। ये वेल्व ओपन होता है तो यहाँ से फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर है वो इंसर्ट होता है। जब वो यहाँ पे आ जाता है ना तो उसके बाद क्या होता है, ये पिस्टन मूव करता है अपवर्ड, ये पिस्टन ऊपर जाता है। ये पिस्टन ऊपर जाता है तो ऑब्वियसली जब ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो अब यहाँ पे ये वेल्व तो बंद हो गया, तो फ्यूल और एयर यहाँ पे मौजूद है ना, इस जगह पे मौजूद है, तो ये पिस्टन जाके क्या करेगा, ये जाके इस एयर और फ्यूल के मिक्सचर को कंप्रेस करेगा। यूं बात यूं बन जाएगी ना, ऐसे बात बन जाएगी ना जैसा कि मिसाल के तौर पे आप समझ लें कि एक गिलास है, सिंपल पानी का एक गिलास है, वो गिलास के अंदर आप समझ लें कि ऊपर से कोई चीज़ उसको आके कंप्रेस कर रही है। ये सिनेरियो बनता है सेम टू सेम। ये क्या है, ये एक पिस्टन है, पिस्टन के अंदर सॉरी ये एक सिलेंडर है, जहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, ये सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, पिस्टन यहाँ पे लगा हुआ है। पहले पिस्टन था नीचे, पिस्टन नीचे था तो फ्यूल और एयर का मिक्सचर जो है वो यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद ये पिस्टन जाता है अपवर्ड, पिस्टन जब ऊपर जाता है तो ये जाके इस फ्यूल और एयर के मिक्सचर को कंप्रेस करता है। जब ये कंप्रेस करता है ना तो एट सम सर्टेन पॉइंट यहाँ पे लगा होता है एक स्पार्क प्लग, आपने इसका नाम सुना होगा
कि जी प्लग में कचरा आ गया है, प्लग ख़राब हो गया जी, प्लग साफ़ कर लो जी, प्लग चेंज कर लो जी। यहाँ पे लगा होता है स्पार्क प्लग। ये स्पार्क प्लग क्या करता है, ये हल्की सी चिंगारी प्रोड्यूस करता है। ये जब चिंगारी प्रोड्यूस करता है तो यहाँ पे क्या है, फ्यूल है, पेट्रोल है, और है भी किस फॉर्म में, कंप्रेस्ड हालत में। ये जैसे ही उसको चिंगारी देता है ना तो वो हल्का सा धमाके के साथ वो यूं करके फटता है। वो यूं करके उसको चूंकि आग लगती है वो फटता है, एनर्जी निकलती। उस एनर्जी निकलने की वजह से क्या होगा, ये वाल्व भी बंद है, ये वाल्व भी बंद है, ये वाल्व दोनों बंद है। एनर्जी निकलने की वजह से क्या होगा, वो पिस्टन को नीचे पुश करता है, पिस्टन को दोबारा नीचे पुश करता है। तो ये पिस्टन कहां आ जाता है, दोबारा इसी पोजीशन में जो ऊपर गया था और जिसने जाके इसको कंप्रेस किया था, पिस्टन दोबारा आ जाता है नीचे। और ये पिस्टन बेसिकली आगे से कनेक्ट होता है शाफ्ट के साथ, और शाफ्ट वो उसको आपके टायर को उसको घुमा रही होती है। बात समझ आ गई। इस तरह से एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होती है। उसके बाद दोबारा ये वाल्व ऊपर जाता है, सॉरी पिस्टन ऊपर जाता है, और यहाँ से जो एग्जॉस्ट गैसें हैं जो कि सिलेंसर से, गाड़ी के बाइक के सिलेंसर से बाहर निकल रही होती हैं, उनको यहाँ से एग्जिट कर देता है। हमारा मकसद फिलहाल यहाँ तक है। जब इसने ऊपर जाके इसको किया ना प्रेस, इसको जाके कंप्रेस किया, उस कंप्रेस करने में क्या होता है कि स्पार्क ने जब प्लग ने जब स्पार्क प्रोड्यूस किया है, अगर पेट्रोल की क्वालिटी अच्छी ना हो तो इससे पहले कि स्पार्क प्रोड्यूस हो उसको खुद ही आग लग जाती है। बात समझ आई। हमारा डिज़ायर क्या था कि जब हम पिस्टन जाके ऊपर जाके उसको मैक्सिमम कंप्रेस कर ले, फिर स्पार्क प्रोड्यूस करे, बर्निंग हो, उस बर्निंग की वजह से पिस्टन वापस नीचे आएगा पिस्टन नीचे आएगा और जो इंजन है वो चलेगा, गाड़ी चलेगी। तो होता क्या है कि जब पिस्टन ऊपर गया हुआ ना, अभी उसने प्लग ने स्पार्क प्रोड्यूस नहीं किया, ये पेट्रोल खुद ही जल जाता है। लो क्वालिटी पेट्रोल वो खुद ही जलता है। वो खुद ही जलने की वजह से क्या होता है कि हमारी एनर्जी भी वेस्ट होती है, और फिर जो उसमें से इंजन है उसकी लाइफ भी कम होती है, और उसमें से एक स्पेसिफिक साउंड आता है जिसको कहते हैं नॉकिंग। इसको कहते हैं नॉकिंग। ये उस सूरत में होती है जब आप लो क्वालिटी पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हो। और लो क्वालिटी पेट्रोल का क्या मतलब है कि जिसमें ऑक्टेन नंबर कम हो। आज के लिए इतना रखें, टाइम पूरा हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में एक बार इसको दोबारा रिपीट कर दूंगा और इसमें जो चीज़ें कोई रह गई हैं वो भी क्लियर हो जाएंगी। आज हमने पढ़ा क्या, बेसिकली आज हमने क्रैकिंग किया। क्रैकिंग का मकसद क्या था कि हमें गैसोलीन का पोर्शन ज़्यादा हासिल हो जाए। हमारे पास जो क्रूड ऑयल से जो एक्चुअली फ्रैक्शन मिल रहा था गैसोलीन का, डेट वाज ओनली अराउंड 20%, तो वो कम है ज़रूरत के मुताबिक। हम क्या करते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन्स को, कार्बन नंबर वालों को, हाई बॉइलिंग पॉइंट वालों को ब्रेक डाउन करवाते हैं और छोटे टुकड़े उससे बनवा लेते हैं। उससे हम C8 मैक्सिमम हासिल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखा ना, C8 की ज़रूरत है बेसिकली हमें, तो C8 मैक्सिमम हासिल करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए तरीके क्या हैं, 3 तरीके हैं, थर्मल, कैटालिटिक और स्टीम। थर्मल में हाई टेम्परेचर है, कैटालिटिक में कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। स्टीम में हाई टेम्परेचर है, अगेन अराउंड 900 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा क्रैकिंग से हमें बेंजीन, ईथीन, प्रोपीन, ईथर्स, इस तरह के कंपाउंड्स भी हासिल हो जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग में क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली जो ऑक्टेन नंबर है उसको इंक्रीज करना चाह रहे हैं। दैट इज़ द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट, कि ऑक्टेन नंबर ज़्यादा हो। और ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि जी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, जो मैक्सिमम अमाउंट जिसमें 100% ये होगा, हम उसको कहते हैं उसका ऑक्टेन नंबर 100 है। तो जैसे जैसे उसकी अमाउंट कम आती जाएगी उसका ऑक्टेन नंबर भी कम होता जाएगा। क्लियर है जी। यहाँ तक इसको याद करें इंशाल्लाह ताला। इक्वेशन में सिंपल वही इक्वेशन है जो मैंने लिखी हुई थी। तो बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी फिर। ख्याल रखिएगा। गुड लक।